हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जावा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आज वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आज ये पार्ट 2 में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे मोस्टली पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हैश मैप। तो हैश व्हाट इज़ हैश मैप? हैश मैप होता क्या है? ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका कुछ बता देता हूँ कि हैश मैप के बारे में। तो इस टाइप का ये जैसे आप एरे लिस्ट बनाते हो ना, जैसे आप एरे लिस्ट बनाते हो सिमिलर होता है हैश मैप भी। तो एरे लिस्ट और हैश मैप का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, तो इसकी मैं एग्जांपल भी बताता हूँ आपको। तो देखो, हैश मैप स्टोर आइटम इन की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को ना की वैल्यूज़ में डालता है। ठीक है, की फॉर्म में या फिर वैल्यू की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में ये वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने एरे लिस्ट में वैल्यू को स्टोर करना है स्ट्रिंग, तो ये यहाँ करेगा ये स्ट्रिंग कोमा स्ट्रिंग, दो वैल्यूज़ में इसको पेयर की फॉर्म में ये वैल्यूज़ को स्टोर करता है। बस इतना याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, हैश मैप स्टोर आइटम इन की वैल्यू पेयर एंड यू कैन एक्सेस देम बाय एन इंडेक्स ऑफ अनदर टाइप। तो इस इंडेक्स से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। देखो, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सारे टाइप्स है जिसके थ्रू आप हैश मैप को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। उससे पहले एक और लाइन देख लो, हैश मैप स्ट्रक्चर सिमिलर टू एरे लिस्ट। जो मैंने अभी आपको बताया है कि हैश मैप का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किसके साथ? एरे लिस्ट की तरह। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो। देखो जैसे हम एरे लिस्ट में करते हैं कि हमने इंपोर्ट करना होता है उसकी फाइल को, तो जावा डॉट यूटिल डॉट, यहाँ पे हम एरे लिस्ट लगाते थे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? हैश मैप के केस में हैश मैप लगा देंगे। ठीक है, तो बस इतना सिमिलर होता है, बस लास्ट में आपने चेंज करना है। अब उसके बाद देखो, जब हम हैश मैप को बनाना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हैश मैप स्ट्रिंग सिटी, ये आई थिंक आपने देख ही रखा होगा। बस इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है हैश मैप का? आप जब एरे लिस्ट बनाते हो तो वो भी सिमिलर होता है। यहाँ पे आपका एरे लिस्ट होता है और जो अंदर स्ट्रिंग टू टाइप्स है ना, वहाँ पे सिंगल होता है। तो हैश मैप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे की वैल्यूज़ की पेयर में डालता है। तो पेयर का मतलब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कोमा डाल के। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ में ये डेटा को स्टोर करता है। तो हैश मैप का जो स्ट्रक्चर है ये आप दो देख रहे हो, ये सिमिलर है बिल्कुल आपका एरे लिस्ट की तरह। ठीक है, तो बस यहाँ पे एरे लिस्ट की जगह हैश मैप आ गया और यहाँ पे अंदर स्ट्रिंग सिंगल होता है एरे लिस्ट में, तो यहाँ पे डबल दे रखा है। बस बाकी सारा सेम है। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग डबल दे रखा है तो सिंगल आएगा, और यहाँ पे हैश मैप की जगह एरे लिस्ट। तो अगर आपको एरे लिस्ट का स्ट्रक्चर आता है तो हैश मैप भी बिल्कुल सिमिलर है उसी की तरह। बस आपने एरे लिस्ट की जगह हैश मैप डाल देना है और वहाँ पे जो डेटा टाइप्स डालते हैं वहाँ पे सिंगल आती है तो हैश मैप में डबल आ जाएगी। बस तो इतना डिफरेंस होता है हैश मैप और एरे लिस्ट में। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा हैश मैप के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक। सो स्टैटिक एक कीवर्ड होता है। स्टैटिक का कीवर्ड हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? आपको मैंने पिछली वीडियो में भी आई थिंक बताया होगा कि स्टैटिक का यूज़ हम वेरिएबल में भी कर सकते हैं, उसके बाद मेथड में भी कर सकते हैं, उसके बाद क्लास में और ब्लॉक में। ठीक है, अगर स्टैटिक हमारा मेथड है तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर क्लास है तो उसको इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वेरिएबल स्टैटिक है तो उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। देखो, स्टैटिक स्टैंड फॉर वन फॉर क्लास, नॉट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक क्या होता है? अगर हमने कोई मेथड को स्टैटिक बना लिया तो वो क्लास के थ्रू ही कॉल होएगा, उसको हमने मेथड के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्लास में ही कॉल होएगा, उसको मेथड में कॉल नहीं कर सकते। जैसे हम लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, तो जहाँ पे वहाँ पे स्टैटिक आ गया था, इट मीन्स कि क्या होगा? वो मेथड जो मेन मेथड है वो क्लास के थ्रू ही कॉल होएगा। ठीक है, तो ये मोस्टली पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा प्रोसीड टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आप सबको आई थिंक पता भी होगा कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि हमने कोड कहीं पे लिखा हुआ होता है, किस डिवाइस में लिखते हैं, और उस कोड को हम किसी भी डिवाइस में रन कर सकते हैं। तो इसमें ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने सोर्स कोड लिखा, ये हमने एक प्रोग्राम लिख दिया, ये प्रोग्राम जाएगा हमारा कंपाइलर में, यहाँ पे कंपाइलर हुआ, यहाँ पे हो गया इसका डिकोड हो गया, एक बाइट कोड बन गया, फिर ये जाएगा जेवीएम वर्चुअल मशीन में, किसी भी कंपाइलर में आप डाल दो,
फिर ये जाके आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगी। तो इट मीन्स कि आपने जो सोर्स कोड लिखा है आप चाहे जहाँ मर्जी से लिखो, उसको आप कंपाइलर करके आप कोड एक बाइट कोड बन जाएगा। उस फाइल को भी आप चाहे जहाँ मर्जी से बना लो और उसको आप जब कंपाइल करोगे तो ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा। इट मीन्स कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसको भी आप चाहे जहाँ मर्जी से बनाओ, उसके बाद जब हम कंपाइल करेंगे तो ये बाइट कोड बन जाएगा। इसको भी आप जहाँ मर्जी से बना के इसको कंपाइल कर दो, किसी भी मशीन में कंपाइल कर दो, ये अब फाइनल आउटपुट है। ये फाइनल आउटपुट आप जैसे ये पीसी है तो कोई भी पीसी में आप इसको कंपाइल करके रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर। वही जो अभी आपको मैंने बताया कि इसको एक जगह कहीं पे भी लिख दो और ये कहीं पे किसी भी डिवाइस में रन हो सकता है, ठीक है। जावा इज रेफर टू बिकॉज ऑफ बाइट कोड, ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया कि ये बाइट कोड बनाता है, उसके थ्रू ये रन होता है। विच हैव द कैपेसिटी टू रन ऑन एनी सिस्टम और डिवाइस। तो बाइट कोड, जब जावा को हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका बाइट कोड बन जाता है। तो उस बाइट कोड में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी डिवाइस और किसी भी सिस्टम में आसानी से रन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये किसके थ्रू हुआ? बाइट कोड के थ्रू। तो बाइट कोड के थ्रू ही जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ होती है, जावा के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई जावा नॉट 100% प्योर रूप। तो जावा 100% प्योर रूप क्यों नहीं है? हम कहते हैं ना कि जावा इज़ अ प्योर लैंग्वेज, बट आपको पता है कि 100% प्योर रूप नहीं है। 99% हो सकती है बट 100% प्योर रूप नहीं है। प्योर रूप कौन सी लैंग्वेज है? स्मॉल टॉक। तो स्मॉल टॉक जो लैंग्वेज है वो 100% प्योर रूप है, बट जावा एक प्योर रूप नहीं है। क्यों नहीं है? देखो बात करते हैं। बिकॉज इट यूटिलाइज 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप ये यूज करता है। तो वो कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप है? बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट। तो ये सारे जो डेटा टाइप है ना, ये यूज करता है जावा। इन्हीं डेटा टाइप्स के कारण ये क्या होता है, एक प्योर रूप नहीं बन जाता। तो यहाँ पे लिखा विच आर नॉट ऑब्जेक्ट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये डेटा टाइप्स होते हैं। तो इनको ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम एक अलग से एक क्लास यूज करते हैं, उसका नाम है रैपर क्लास। तो उस रैपर क्लास के थ्रू हम इन सभी ऑब्जेक्ट को, इन सभी डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो हम उसको 100% प्योर रूप बना सकते हैं। इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% प्योर रूप नहीं होती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसके कारण ये प्योर रूप नहीं बन जाती है। और अगर आपने इसको प्योर रूप बनाना है तो आप क्या करोगे? रैपर क्लास का यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम में, जिसके थ्रू ये डेटा टाइप्स क्या कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रैपर क्लास के बारे में भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज सिंगलटन क्लास? हाउ वी कैन मेक क्लास सिंगलटन। तो सिंगलटन क्लास का आपने सुना होगा नाम। तो देखो यहाँ पे बता देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा सिंगलटन क्लास। तो यहाँ पे देखो एक सिंगलटन क्लास है, इसका सिंगलटन क्लास का इंस्टांस देखो, गेट रेफरेंस, गेट इंस्टांस यहाँ पे यूज होता है। देखो लेजी लोड मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, एंटी, ये सब जो यूज होता है। मैं आपको इसका एक थ्योरेटिकल बता देता हूँ। सिंगलटन क्लास इज ए क्लास विच whose only one instance can be created at any given time। तो मतलब कि एक क्लास होता है, उसका ओनली वन, इसका इंस्टांस एक ही बनता है। इंस्टांस मतलब कि एक उदाहरण या फिर इसका एग्जांपल। तो सिंगलटन क्लास का इंस्टांस सिर्फ एक ही बनता है एट एनी गिवन टाइम ऑन जेवीएम। जेवीएम मीन्स कि जावा वर्चुअल मशीन। ए क्लास कैन बी मेड सिंगलटन बाय मेकिंग इट्स कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। तो हम किसी भी क्लास को सिंगलटन बना सकते हैं जब हम उसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखें। हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया किसी क्लास का, अगर हम उसको प्राइवेट करते हैं ना तो वो क्लास क्या बन जाती है? सिंगलटन बन जाती है। जिसके कारण क्या होएगा कि उसका एक ही इंस्टांस बनेगा, उससे एक से ज़्यादा इंस्टांस नहीं बन पाएंगे। तो उसी को कहते हैं सिंगलटन क्लास। तो अगर आपने किसी भी क्लास को सिंगलटन क्लास बनाना है तो आप उसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना पड़ेगा, तभी बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एसोसिएशन आप वैसे भी रियल लाइफ में लगा लो, जैसे अब किसी कंपनी की एसोसिएशन है, किसी फैक्ट्री का एसोसिएशन है, या किसी आप कह सकते हो किसी ट्रस्ट की एसोसिएशन है। तो काफ़ी टाइप की एसोसिएशन होती है जिसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है आपस में। तो रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये रियल लाइफ से भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, 1 to मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।
सॉरी, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन। तो ऐसे रिलेशनशिप होता है आपका एसोसिएशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट इक्वल वर्सेस इक्वल इक्वल टू। तो डॉट इक्वल ये क्या है, एक मेथड होता है, और इक्वल टू ये क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि डॉट इक्वल क्या होता है, ये एक तरह का मेथड है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे ये गोल ब्रैकेट लग गई। बट इक्वल टू क्या होता है, ये एक ऑपरेटर होता है, आपको देखने से ही पता लगता है। तो देखते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में। इट इज़ ए मेथड, तो जो भी मैंने आपको बताया, डॉट इक्वल क्या होता है, एक मेथड होता है, और ये क्या होता है, इक्वल टू इट इज़ ए ऑपरेटर, ठीक है। एंड फॉर कंटेंट कंपैरिजन, तो डॉट इक्वल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, उसका कंटेंट जो ओरिजिनल कंटेंट होता है ना, जैसे ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन के लिए करते हैं। बट ऑपरेटर का यूज़ क्या करते हैं, फॉर रेफरेंस कंपैरिजन, जो हमने किसी वैल्यूज़ का हमने रेफरेंस बनाया होता है, तो उसके थ्रू हम उस वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो डॉट इक्वल मेथड में क्या होता है कि हम डायरेक्ट उस वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, बट ऑपरेटर में क्या होता है कि उस वैल्यू का जो हमने रेफरेंस बनाया होता है उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही था आज की इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे, जिसमें हम और भी जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। सो स्टे ट्यून कि उस वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।